तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास इस नए चैप्टर में है वर्क पावर एनर्जी में, वो है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क को हिंदी में काम कहते हैं, कार्य कहते हैं। देखिए वर्क कब होगा? जब मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को फिजिक्स में कोई भी चीज समझनी होती है तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक। बॉडी का मास क्या था? बॉडी का मास था m। इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक। इस पे एक फोर्स लगा F का। ये बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो बॉडी में क्या आएगा? एक डिस्प्लेसमेंट आएगा। मान लीजिए बॉडी यहां से डिस्प्लेस होके यहां पहुंच गई, ठीक है। बॉडी वहां से डिस्प्लेस होके कहां पहुंच गई? इस पॉइंट पहुंच गई। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि जो बॉडी ने वर्क या जो वर्क हुआ, ठीक है, जो पर्सन ने वर्क किया बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, where force is in the direction of displacement, or we can say displacement is in the direction of force, ठीक है। displacement इधर की ओर हो रहा है, फोर्स भी इधर की ओर लग रहा है। तो हमारे पास जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको जो डेफिनेशन मिलती है वर्क की वो इसी फॉर्मूले से मिलती है कि वर्क इज व्हाट? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क की अगर यूनिट आप देखेंगे, बहुत सिंपल है। फोर्स यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, डिस्टेंस की आपको यूनिट पता है मीटर होती है। तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन डैश मीटर यूनिट हो गई। मतलब जो वर्क यूनिट होती है, वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन डैश मीटर हो जाएगी। न्यूटन मीटर को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया जूल का, ठीक है। तो वर्क की बात करी जाए चाहे एनर्जी की बात करी जाए, दोनों के केस में जो हमारे पास एसआई यूनिट मिलने वाली है वो क्या मिलेगी? एसआई यूनिट मिलेगी जूल। जूल को हम लोग न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं। अब बात आती है, ये तो एमकेएस सिस्टम में हुआ। हमने आपको बताया था एसआई यूनिट जब भी होती है वो किस सिस्टम में होती है? एमकेएस सिस्टम में होती है। एम का मतलब जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, के का मतलब जो मास है वो किलोग्राम में है, और एस का मतलब जो हमारे पास टाइम है वो सेकेंड में है। तो हम चाहते हैं इस यूनिट को हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि वन एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है वो कितने सीजीएस यूनिट के बराबर है वर्क की, ठीक है। और उस सीजीएस यूनिट को एक और नाम दिया जाएगा, अभी हम बताएंगे क्या दिया जाएगा। तो पहले देखिए हम अपना जो एसआई यूनिट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा गया 1 जूल, पहले एसआई यूनिट को आप समझ लीजिए एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा गया डिफाइन 1 जूल, आपको 1 जूल ऑफ वर्क डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क हमको 1 जूल कब मिलेगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। मतलब क्या हुआ इसका? when a force of 1 Newton acts on a body and the body gets displaced by 1 meter in the direction of force। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। when a force of 1 Newton acts on a body and body get displaced by 1 meter in the direction of force, then the work done is said to be 1 joule। तब जो वर्क डन होगा उसको क्या बोला जाएगा? 1 जूल बोला जाएगा। अब अगर न्यूटन को देखा जाए तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है, अब देखिए यूनिट क्या थी? 1 न्यूटन डैश मीटर। हम लोग 1 जूल को ये बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डैश मीटर या 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बेटा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या है? अब न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक और मीटर है तो यहाँ पे एक और मीटर लगा दीजिए। तो 1 जूल का मतलब देखिए क्या हो रहा है। 1 जूल को अगर आप एमकेएस यूनिट में देखेंगे तो हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अब इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हमको कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है? इसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग इसको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए जो किलोग्राम है ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए ग्राम में। जो मीटर होना चाहिए किस में होना चाहिए? तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। और सेकंड में कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, तो सेकंड किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। कैसे कन्वर्जन होगा उसको समझिएगा। देखिए 1 किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक। यहाँ मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा?
100 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू की पावर 4 हो जाएगा। 10 टू की पावर 4 को 10 टू की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू की पावर 7 आ जाएगा। यूनिट क्या बन जाएगी, 10 टू की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 जूल। तो 1 जूल में सीजीएस यूनिट कितनी होती है, 10 टू की पावर 7 होती है। और इस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, अर्ज दिया गया या अर्घ दिया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल में, इस चीज को समझिए, 1 जूल में कितने अर्घ हो जाएंगे, 10 टू की पावर 7 अर्घ हो जाएंगे। और यही 10 टू की पावर 7 क्या है, 10 टू की पावर 7 अर्घ। जो अर्घ है, अर्घ इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो बेटा अगली बात जो हम लोग करेंगे वो टाइप्स ऑफ वर्क की करेंगे। अब देखिए वर्क के कितने टाइप होते हैं, वर्क कितने टाइप में हो सकता है। तो आपको एक मिलेगा पॉजिटिव वर्क, ठीक है, एक मिलेगा निगेटिव वर्क। तो एक हो गया पॉजिटिव वर्क, दूसरा हो गया निगेटिव वर्क, तीसरा क्या मिल जाएगा, जीरो वर्क। तो 3 आपको सिस्टम्स मिलेंगे, 3 आपको प्रोसेस मिलेंगे जिसमें हमारे पास वर्क या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। अब समझिए अगर पॉजिटिव वर्क है तो इसमें क्या कंडीशन लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये एक आपके पास बॉडी है जिसका मास m है, आपने इस पे फोर्स लगाया F, ठीक, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ, s डायरेक्शन, मतलब s इज द डिस्प्लेसमेंट। और देख सकते हैं आप लोग जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी तरफ फोर्स भी लग रहा था, या ये कह सकते हैं जिधर फोर्स लग रहा है उसी तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव वर्क, ठीक है, इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। अब अगर मान लीजिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए, अब आपको पता है, मान लीजिए बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही थी तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे। जब बॉडी का मोशन आगे की ओर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की ओर। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वर्क विल बी निगेटिव। तो आपसे कंडीशन पूछी जाएगी व्हेन द वर्क विल बी निगेटिव, तो आप कहेंगे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, देन द वर्क इज ऑलवेज निगेटिव। तो वर्क कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद बात आती है, देखिए निगेटिव वर्क कैसे, अब आपको एग्जांपल मान लीजिए पूछा जाए कि निगेटिव वर्क का एग्जांपल होता है, तो आप सिंपल कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में जो वर्क होता है वो कैसा वर्क होता है, तो वो निगेटिव वर्क होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट, निगेटिव। तो ये तो बात हुई निगेटिव वर्क की और पॉजिटिव वर्क की। अब समझिए एक और वर्क हमारे पास आएगा, तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अब आता है जीरो वर्क। जीरो वर्क 2 तरीके से हो सकता है, कैसे, वो हम आपको बताते हैं कैसे हो सकता है जीरो वर्क। तो सबसे पहला जीरो वर्क तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए फोर्स लगाया गया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे फोर्स तो लगाया गया, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर बॉडी आगे बढ़ ही नहीं रही है फोर्स लगाने से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो जीरो है कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी पॉजिटिव वर्क की, निगेटिव वर्क की और जीरो वर्क की। तो ये तो बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हुए पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क के। अब जो हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे वो एंगल के बेसिस पे पढ़ेंगे। अब जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं हम आपको, उसमें एक नई चीज आ जाएगी, एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा जिसको कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। वर्क का दूसरा फॉर्मूला है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस क्या है, कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कॉस होता है, साइन होता है, टैन होता है। तो ये जो थीटा है
ये क्या है, ये एंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है, एक एंगल है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अभी किसके किसके बीच का एंगल है, तो अगर मान लीजिए थीटा पूछा जाए कि थीटा किन दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल है, तो आप कहेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है, एंगल है, क्या, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप समझिए, मान लीजिए आपसे कहा जाता, अब cos थीटा की आपको मेनली 3 वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ 3 वैल्यू आप अगर याद रख लेंगे cos थीटा की तो आपका काम बन जाएगा। एक याद रखिए cos जीरो की वैल्यू होती है 1, मतलब अगर 0 डिग्री का एंगल है तो cos जब आप उस पर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। दूसरा आपको वैल्यू याद रखनी है cos 90 की, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तीसरी आपको क्या याद रखनी है, cos 180 की वैल्यू याद रखनी है। cos 180 का मतलब ये हुआ कि फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होती है -1। सिर्फ ये 3 वैल्यू आपको क्लास 9th लेवल पे cos थीटा की याद रखनी होगी। पहला cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। दूसरी आपको याद रखनी है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तीसरा होता है cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो बेटा अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था उस पे बेस्ड हम लोग पॉजिटिव वर्क की बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि बॉडी जो है जिसका मास है m, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है। डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ये है। दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है फोर्स वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा वॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो हमको कितना दिखाई पड़ रहा है, 0 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया किस केस में, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। दोनों के अगर डायरेक्शन सेम है तो जो वर्क का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए फोर्स की कोई वैल्यू होगी और डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू होगी, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क की आपको यूनिट या वर्क का आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन वो किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। इसका मतलब ये एग्जांपल किसका हुआ, ये एग्जांपल हुआ पॉजिटिव वर्क का। अगला हम लोग एग्जांपल देखेंगे निगेटिव वर्क। आप देखिए निगेटिव वर्क कैसे मिलता है वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। निगेटिव वर्क के लिए आपको करना क्या है कि एक बॉडी लेनी है, ठीक है, और बॉडी पे फिर से क्या करना है, फोर्स लगाना है। जब आप बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या देखेंगे वो चीज आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है जिसका मास है m, ठीक, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा इधर की ओर, ठीक, बॉडी किधर चली गई, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हुआ। लेकिन हमको इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमको किस फोर्स से मतलब है, जब बॉडी उधर खिसक रही होगी तो इस बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर की ओर क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर हो रहा है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लीजिए एक बॉडी है ये, इस पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये बॉडी थी, ये पॉइंट ए को मान लेते हैं बॉडी है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 180 डिग्री आ रही है। तो हम लोग वर्क को क्या बोल सकते हैं, वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1। -1 को यहां पुट कर दीजिए तो वर्क का यूनिट, वर्क का फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, -F इंटू एस। अब समझिए क्या है इसमें, आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको वर्क मिल जाएगा। लेकिन वर्क किस यूनिट के, मतलब किस साइन के साथ मिलेगा, निगेटिव साइन के साथ मिलेगा।
इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं वर्क में बी नेगेटिव। किस केस में नेगेटिव होगा? इन केस ऑफ मेनली फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, आपसे पूछा जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज व्हाट, तो आपको कहना है इट इज नेगेटिव। और जो रीजन है बिहाइंड इसके है वो क्या है, वो ये हमारे पास एक कहानी है जो हमने अभी आपको बताई। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ द वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वर्क डन जीरो कब होगा ये समझिएगा। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो केस कौन सा है? जीरो वर्क का केस है। अब जीरो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कई सारे क्योंकि एग्जांपल्स हमको मिल सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए पर्सन है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारे पास हो गया ये, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए इस पर्सन पे ग्रेविटी किधर लग रही है, पूछा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, तो आप कहीं नीचे लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? हम लोग ने पिछले चैप्टर में यही तो पढ़ा था, mg का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो फोर्स कितने के बराबर हो गया? फोर्स हो गया mg। और वो किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। कौन सा फोर्स है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपसे पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और आपको पता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता है। वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। कॉस थीटा होता है ना, और थीटा इस केस में क्या था? 90 था। तो कॉस 90 जैसे ही आप पुट करेंगे कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जीरो, और आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन जो आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा वर्क डन? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू जीरो। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ये होता है जीरो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात किसकी करेंगे? एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में जब आप देखेंगे, एक सर्कुलर मोशन के केस में जब आप देखेंगे, तो जो फोर्स लगता है, देखिए जो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे इस बॉडी का डायरेक्शन क्या है, अगर ए पॉइंट पे बॉडी का डायरेक्शन पूछें, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन बताएंगे। जैसे इस पॉइंट पे बोला गया, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो उस पॉइंट को टच करके निकले, और ये एक ही लाइन होती है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट था वो डायरेक्शन ये हो गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ये तो हो गई डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गई? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताओ फोर्स किधर लग रहा है, तो आप कहेंगे फोर्स इसका सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि वो कैसा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की ओर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगता है। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? फिर से देखिए 90 डिग्री हो गया। तो जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप क्या बोलेंगे आंसर? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस। 90 डिग्री का एंगल है ना दोनों के बीच में, तो कॉस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। इसका मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज व्हाट? इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल था कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब कोई भी बॉडी है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड एक मान लीजिए सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज द वर्क डन बाय अर्थ, ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ, तो आप कहेंगे जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मतलब जो सर्कुलर पाथ है उस पर लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल हो रही है, दोनों बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में अगर मोशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और उस एंगल के 90 डिग्री होने की वजह से जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो बात हुई किसकी? ये बात हुई वर्क डन की, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है।